सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे बेटा ग्लाइकोलिसिस के बारे में। सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग लूँगा, अगेन सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल फोकस करके देखते जाइएगा और जैसे ही डाउट आएगा राइट इन द कमेंट सेक्शन, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर सून। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बेटा दैट द टर्म जो ग्लाइकोलिसिस है इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोस, जिसका मतलब होता है शुगर, और दूसरा वर्ड है लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग। इसका एक और नाम है बेटा, इसको ईएमपी पाथवे करके बोलते हैं। 3 साइंटिस्ट के बेसिस पे है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में नाम दिया था, गस्टफ एम्डन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नस। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन अगर करानी है तो ग्लाइकोलिसिस ही है। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म सबके अंदर होती है। लोकेशन क्या है इसकी? साइटोप्लाज्म। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये साइकिल चलेगी, वेदर इट इज़ अ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्लांट सेल, एनिमल सेल एटसेट्रा। इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। वी कैन से यहाँ पे होगा क्या, जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, बट जब तक ये पायरुविक एसिड से CO2 रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और CO2 रिलीज़ होगा बेटा क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके। तो अभी ये एक पार्शियल ऑक्सीडेशन है, इस वर्ड को ज़रूर याद रखिए। ग्लाइकोलिसिस में कभी भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। प्लांट के अंदर ग्लूकोज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? प्लांट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, ठीक है, और या फिर इसके अलावा एनर्जी किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? सुक्रोज की फॉर्म में। तो एनसीईआरटी ने लिखा है इन प्लांट्स ये जो ग्लूकोज है जो कि ग्लाइकोलिसिस करा सकता है वो कहाँ से मिलेगा? सुक्रोज से। और सुक्रोज इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन आ जाता है बेटा कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर कोई बोल देता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो तुम्हारे दिमाग में सुक्रोज नहीं आना चाहिए, आंसर विल बी ग्लूकोज। लेकिन अगर इस नाम के साथ एंड वर्ड यूज़ हो गया तो आंसर क्या आएगा? सुक्रोज। प्लीज़ याद रखिए, ठीक है। अब इसके अलावा लिखा है या तो सुक्रोज हो सकता है या फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। बेटा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट का मतलब यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल की बात हो रही है, एंड द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट हेयर इज स्टार्च, वेरी इंपॉर्टेंट। सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट होगा एक एंजाइम है, मान लो मेरे पास इन्वर्टेज एंजाइम है। ये इन्वर्टेज एंजाइम करेगा क्या? सुक्रोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से कोई भी एक एंटर कर सकता है और ग्लाइकोलिसिस में स्टार्ट हो सकता है। देखिए सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। तो यहाँ पे बेटा एंजाइम का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड्स बनेंगे, एक का नाम आप जानते हैं ग्लूकोज होगा और दूसरा वाला फ्रक्टोज होगा। दोनों में से कोई भी कन्वर्ट हो सकता है फॉस्फोराइलेटेड होके, मतलब कि यहाँ पे फ्रक्टोज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट है कि अगर यहाँ पे फ्रक्टोज हुआ तो डायरेक्टली फिर ये वाला स्टेप गया, डायरेक्टली फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, याद रख लेना है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड। फॉस्फोराइलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? फॉस्फेट का ऐड होना, ठीक है, टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। मतलब जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जस्ट सेकेंड, अगर मैं वेट यहाँ पे बात करता हूँ दिस इज स्टेप दिस, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा मेरे पास? हेक्सोकाइनेज, फर्स्ट स्टेप के ऊपर। इनके कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर एंजाइम जो लगेगा दैट इज हेक्सोकाइनेज, ठीक है। और उसके बाद दिस फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमेराइजेस टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब कि जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इससे क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों आइसोमर हैं, तो यहाँ पे एंजाइम याद रख लेना है, सेकंड स्टेप पे आइसोमेरेज लगेगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। मतलब इसके आगे जितने भी आगे वाले स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है कि द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड आइसोमेरेज हो गया। सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड इन द पिक्चर 12.1। ग्लाइकोलिसिस के अंदर टोटल कितने रिएक्शन होते हैं? 10 रिएक्शंस हैं। तो इट इज़ अ 10 स्टेप प्रोसेस।
और यहाँ पे एंजाइम कितने लगेंगे, 10 एंजाइम यूज होंगे। एंजाइम का हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, सो आप लोग छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है 10 स्टेप्स है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम। हाउ मेनी डिफरेंट एंजाइम, 10 डिफरेंट एंजाइम, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, पायरुवेट बनाएंगे। किससे बनाएंगे, ग्लूकोज से। लिखा गया है वाइल स्टडिंग द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट द स्टेप्स एट विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो बेटा मैं तुम्हें ज़्यादातर टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले बता देता हूँ। टोटल 10 स्टेप्स थे हम लोगों ने पढ़ा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 10, ठीक है। स्टेप नंबर 1 के ऊपर 1 एटीपी गया था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, गया मतलब रिलीज़ हो गया। स्टेप नंबर 3 पे 1 एटीपी गया, तो ये भी रिलीज़ हो गया। स्टेप नंबर 7 पे 2 एटीपी आया, 2 एटीपी आया। 10 के ऊपर भी 2 एटीपी आया, और टोटल आए 4 और गए कितने, 2। तो इसमें से टोटल क्या हो जाएगा, याद रख लेना, 4 - 2, 2 एटीपी। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, एटीपी इज यूटिलाइज इन 2 स्टेप्स। हमें पता है फर्स्ट स्टेप कब होता है, जब कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। इस वाले स्टेप के ऊपर 1 एटीपी गया, फर्स्ट स्टेप के ऊपर गया, ये सेकंड में कुछ नहीं गया, ये थर्ड पे गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर 1 एटीपी जाता है। यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा, इस स्टेप के ऊपर भी 1 एटीपी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है, द फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज स्प्लिटेड इनटू धाप DHAP एंड 3-phosphoglyceraldehyde PGAL। दिस PGAL इज ऑल्सो नोन एज G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देखिए लिखा है कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा 2 चीज़ों के अंदर, दोनों के दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। देखिए एक का नाम है G3P ट्रायोस फॉस्फेट, इसको NCERT ने PGAL करके बोला है बेटा, याद रख लेना है, ठीक है। दिस इज PGAL। और दूसरा हो गया धाप, दोनों को ट्रायोस फॉस्फेट क्यों बोला है, दोनों के अंदर 3 कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है ये। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD। अब ये जो है दैट इज स्टेप नंबर 6। ये वो वाला स्टेप है जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH सिंथेसाइज होंगे इन टोटल। तो यहाँ पे होगा क्या, या तो वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, या तो उस एक स्टेप के ऊपर NADH बनेगा, या फिर दूसरा इसी के साथ G3P की जगह, जिसको आप लोगों ने PGAL बोला था, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा था धाप THAP। धाप से भी क्या बन सकता है बेटा, अगेन 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, एक NADH। तो अगर कोई बोलता है कौन से स्टेप के ऊपर NADH की सिंथेसिस होती, दैट इज स्टेप नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या लिखा है। ओके यहाँ पे दोबारा से देखिए, वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH is formed from NAD. This is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3 biphosphoglycerate, जो मैंने अभी बताया। 2 redox equivalents, अगर ये वर्ड पूछा कि redox equivalent है क्या चीज़, तो यहाँ पे याद रख लेना हाइड्रोजन एटम्स। मतलब कि अगर मुझे NADH को बनाना है, एग्जैक्टली NADH प्लस H प्लस होता है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, NAD प्लस के साथ 2 प्रोटॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। इसको 2 प्रोटॉन्स को लिखा गया है रिडॉक्स इक्विवेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद नहीं होता है, सिंपल पॉइंट याद रख लो दिमाग में। रिडॉक्स इक्विवेलेंट जो होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, प्रोटॉन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। PGAL बोले G3P इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इनऑर्गेनिक बाइफॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड टू BPJ, बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके आगे बहुत सिंपल है, 1,3 बाइफॉस्फो से 1 हटा दो तो बाई भी हट जाएगा, तो क्या बचा, 20 भी हट जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके नीचे 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फेनॉल पायरुवेट एंड लास्ट में पायरुविक एसिड। फिर यहाँ लिखा है कन्वर्शन ऑफ बाइफॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। बेटा यील्डिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग, यूजिंग नहीं, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यूज़ नहीं होगी, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या बनेगा यहाँ पे ATP, दैट इज स्टेप नंबर 7। तो मैंने पहले बताया था स्टेप नंबर 7 पे अपने पास 2 ATP की सिंथेसिस होगी। अनदर ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ पेप टू द पायरुविक एसिड। लास्ट स्टेप की बात करो, दैट इज स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 के ऊपर एक ATP बनेगा वन साइड से, दूसरा बनेगा दूसरी साइड से। क्यों होगा ऐसा, जो स्टेप्स हमें यहाँ पे धाप के नीचे मिल रहे हैं वही वाले स्टेप मुझे G3P एंड धाप के नीचे वाले स्टेप सेम होंगे।
तो अगर यहाँ पे एक ATP बन रहा है तो एक यहाँ पे भी बनेगा, अगर यहाँ बन रहा है यहाँ भी बनेगा, यहाँ NADH बन रहा है यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो इन टोटल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लिखा है अनदर ATP जो है वो सिंथेसाइज होगा ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ पेप, फॉस्फोनिल पायरुवेट से जब हम लोग पायरुविक एसिड बनाएंगे तो एक ATP हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन द पाथवे, 4 ATP मॉलिक्यूल बने। फिर लिखा है व्हाट इज द की प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन कई बार नीट के अंदर देखा गया है कि की प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का। इस वाले को तो दिमाग के अंदर रख ही लो बेटा, किसी भी तरीके से बनने के चांसेस है क्वेश्चन। की प्रोडक्ट ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड। होपफुली यहाँ तक ओके हो गया, ठीक है। इसके आगे का जो भी है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखता हूँ, फेट ऑफ पायरुविक एसिड के नाम से टॉपिक बना दूंगा। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। फिर भी स्टिल एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डायरेक्टली आस्क। इसको NCERT को कवर अप करने से पहले मैं पहले बोल दूँ, प्लीज़ विजिट शॉर्ट वीडियो जिसको मैंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको ज़रूर देख लें ग्लाइकोलिसिस की, आप लोगों को ये NCERT के लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। ओके देन, थैंक यू सो मच।